ओके फ्रेंड्स, ठीक है, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर नीलकमल। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा एंटोनियो लेवाइजर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था और जोसेफ प्राउस्ट जो था उसने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था। तो ये जो डाल्टन भाई साहब थे ये हर जगह अपनी टांग अड़ाते हैं क्योंकि उन्होंने एटम को बोला था कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, मैटर जिससे मिलके बना होता है वो एक एटम होता है। तो भाई साहब ने जब ये एंटोनियो लेवाइजर और प्राउस्ट ने अपने अपने लॉ दिए तो इन्होंने इस भाई साहब ने थ्योरी दी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे लिख रहा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है बेटा, तो इसने ये थ्योरी दी, ठीक है जी, तो उसके कुछ पॉस्टुलेट दिए जो जिसके बेस पे इसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की इन लॉज को। ठीक है, अभी ये लॉ बिल्कुल ठीक है और मेरी जो थ्योरी है वो इन लॉ को अप्रूव भी करती है। ठीक है जी, तो पढ़ते हैं, देखो जी क्या कहती है इसकी थ्योरी। देखो जी, इसके पॉस्टुलेट्स हैं। पॉस्टुलेट थ्योरी के हमेशा पॉस्टुलेट होते हैं, मतलब जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो उसने सिर्फ बोल दिए थे कि ऐसा ऐसा होता है। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो बेटा ये इसका पहला पॉस्टुलेट था, सिर्फ यही याद करने हैं, अनशंट की किताबों से नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी से ही करना है। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पता है कि ये कह रहा है कि ऑल, फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। जैसे हमने बोला सारा जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना, वेरी टाइनी होता है, दिखता भी नहीं आंखों से, विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो बेटा इससे हमें पता लगता है कि बेटा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, क्वेश्चन आ जाएगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट। सेकंड, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ओके, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। तो बेटा केमिकल रिएक्शन में वो पार्टिकल डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना नया बनाया जा सकता है। तो बेटा इसी पॉस्टुलेट से प्रूव होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा अब सिंपल सी बात है, मैटर एटम से मिलके बना है, मैटर के पास ही मास है, जो मैटर है उसी में तो मास होगा। डेफिनेशन है मैटर की, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो बेटा मास है मैटर में, ठीक है बेटा। तो अब मैटर जो एटम से मिलके बना है, अगर एटम ही डिस्ट्रॉय ना हो तो कभी मास डिस्ट्रॉय हो सकता है क्या? बोलो भाई, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। और मास कभी क्रिएट भी नहीं हो सकता क्योंकि एटम क्रिएट नहीं होता केमिकल रिएक्शन में। सिर्फ जैसे मैंने आपको सिखाया था, एटम जो है रीअरेंजमेंट होता है, 10th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एटम एक बॉन्ड तोड़ के दूसरे बॉन्ड को बनाता है, रीअरेंजमेंट कर लेता है, ठीक है बेटा। तो उसी से केमिकल रिएक्शन होती है। तो यहां पर है एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। दिस, वो ये याद कर लेना सेकंड वाला, दिस जो है पॉस्टुलेट, सेकंड पॉस्टुलेट, ठीक है बेटा, इसको याद कर लेना, लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। लॉ अप्रूव्स द, और ठीक है, वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब बेटा इसकी ना एक लाइन ये ऊपर वाली से मुझे दिक्कत है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। तो बेटा दिमाग लगा के बताओ, इसको हम फेल कर सकते हैं? इसको हम डिसअप्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, हमने 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ है। एटम फर्दर किससे मिलके बना होता है बेटा? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। फर्दर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से एटम मिलके बना होता है, तो एटम डिविजिबल है क्योंकि वो फर्दर छोटे, उससे भी छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। हम सोचते थे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही है, नहीं मेरे भाई, एटम से भी नीचे छोटे पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एटम इंडिविजिबल नहीं है, सेकेंड पॉस्टुलेट फेल। थर्ड आ जाते हैं, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इसको ध्यान से देखो मेरे भाई, क्या कहता है ये जो एटम है, ठीक है बेटा, वो क्या कहता है, ठीक है, ध्यान से अगर हम देखें तो वो बोलता है कि भैया एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से यहाँ देखें कि ये बेटा एटम्स हैं कौन से एलिमेंट के, ऑफ ए गिवन एलिमेंट। तो यहाँ गिवन एलिमेंट क्या है? कार्बन है। यहाँ गिवन एलिमेंट क्या लिया मैंने? CCC यानी कि कार्बन। ये सारे एटम है और कार्बन के। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, ठीक है, गिवन एलिमेंट यहाँ पर कार्बन है, मैंने आपको दे दिया। आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इन सारे एटम का मास, जहाँ मर्जी से कार्बन लिया, ये मैं अमेरिका से लाया हूँ, ये लंदन से लाया हूँ, ये मैं फ्रांस से लाया हूँ, ठीक है, ये मैं इटली से लाया हूँ, ठीक है बेटा। तो जो मैं कार्बन लेके आया हूँ डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक है, ये कार्बन एलिमेंट के एटम्स हैं, उनका आपस में जो है मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, चाहे आप जहाँ से मर्जी ले आओ। तो बेटा आपने 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि भैया क्या एटम के क्या एग्जिस्ट करते हैं? आइसोटोप्स। बेटा ये देखो 6 एटॉमिक नंबर, 12 मास नंबर,
6 एटॉमिक नंबर, 14 मास नंबर, 6 12 6 14। तो कार्बन क्या है, कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब मेरे को बताओ मास यहाँ पर तो 12 है, यहाँ पर तो 14 है, तो मास सेम है क्या? नहीं है सेम। तो आइसोटोप्स की डिस्कवरी ने ये वाला पोस्टुलेट भी फेल कर दिया कि एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस ऑल्सो फेल्स बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है बेटा। 6 12 6 14 एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप। फिर आ गया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, डिफरेंट एलिमेंट लेने इस बार ले लेते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आर्गन ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर कैल्शियम ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये एलिमेंट्स हैं, एटम है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये एटम है एलिमेंट आर्गन का, ये एलिमेंट एटम है एलिमेंट कैल्शियम का, ठीक है बेटा। ये एटम्स है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो लो जी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, यानी कि इनका श्योर है कि मास डिफरेंट होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर तो 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, बट आर्गन का मास नंबर 40 है और कैल्शियम का भी क्या है, 40 है। इसको हमने 4th चैप्टर में क्या पढ़ा था, आइसोबार्स। क्या पढ़ा था बेटा, आइसोबार्स। तो बेटा इनका तो मास नंबर सेम हो गया, और यहाँ पर ये क्या कह रहा है, दे विल हैव डिफरेंट मासेस। तो यहाँ तो मासेस सेम हो गए, तो ये पोस्टुलेट भी फेल हो गया बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स। कि ये ज़रूरी नहीं है कि भैया मासेस सेम नहीं हो सकते, एटम्स के ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सेम हो सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। काम खत्म, ये भी फेल हो गया। अब वो बोलता है एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो एटम है कंबाइन करते हैं इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। तो अब व्यू कहता है स्मॉल होल नंबर्स में, ठीक है। तो देखते हैं स्मॉल होल नंबर्स, ठीक है, देखते हैं। चलो भाई, यहाँ पर मैं बताता हूँ C12H22O11, ठीक है। तो इसमें रेशियो क्या आ गया, 12 रेशियो 22 रेशियो 11। अभी मासेस से मल्टीप्लाई करना रह रहा है, बट मैं इनको अभी वैसे ही कैलकुलेट करके बिना उसके मासेस से मल्टीप्लाई किए वैसे ही बताता हूँ कि 12 रेशियो 11 रेशियो 22 रेशियो 11। अरे मेरे भाई, इसको तो मैं 11 यहाँ पर ये है, तो फिर डिवाइड भी नहीं कर सकते। अगर इसको काटेगा तो ये 12 नहीं कटेगा। तो ये क्या भैया आपको स्मॉल होल नंबर लग रहे हैं कि ये तो लार्ज है भैया, तो ये भी फेल हो गया। एग्जाम्पल दे देना शुगर के मॉलिक्यूल का, किसके, शुगर के मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दे देना कि मेरे भाई एटम कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स नहीं होता, ठीक है, नॉट नेसेसरली टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। फिक्स रेशियो में तो कंबाइन करते हैं, बट स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करेंगे ये जरूरी नहीं है। अब लास्ट, ठीक है, 6th, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। अच्छा, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। लो जी, गिवन कंपाउंड में ले लिया CO2। अब इसमें रिलेटिव नंबर क्या है, कार्बन का 1 और रेशियो 2, ये रिलेटिव नंबर आ गया इनका। एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, एटम भी कांस्टेंट है, कार्बन होगा और ऑक्सीजन होगा CO2 बनाने के लिए। तो मेरे बच्चों इनका अगर रिलेटिव नंबर सेम है, और अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है बेटा। यहाँ 12 रेशियो 32, यहाँ आ जाएगा 3 रेशियो 8। तो बेटा इनकी मास का रेशियो भी तो फिक्स हो गया, क्योंकि बेटा अगर इनका रिलेटिव नंबर फिक्स है तो सिर्फ मास ही से तो मल्टीप्लाई करना है, तो इनका मास रेशियो भी तो फिक्स हो गया। तो बेटा इस वाले पोस्टुलेट से कौन सा लॉ प्रूव हो जाएगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, ठीक है बेटा। तो रिलेटिव नंबर कांस्टेंट है, ठीक है बेटा, और काइंड भी कांस्टेंट है। काइंड मतलब कार्बन और ऑक्सीजन होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन ले लिया तो ये CO2 नहीं बनेगा, और कुछ भी बन जाएगा, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बन सकती। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनानी है तो मुझे काइंड क्या लेनी पड़ेगी, काइंड मतलब टाइप, कार्बन का लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा। रिलेटिव नंबर क्या होना चाहिए, 1:2, रिलेटिव नंबर सेम तो मास रेशियो सेम होना चाहिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये थी बेटा डाल्टन की थ्योरी, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया कौन कौन सा फेल हुआ था, आइसोटोप्स की वजह से, कौन सा आइसोबार्स की वजह से, और कौन सा शुगर के मॉलिक्यूल की वजह से फेल हो गया था। कौन से ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को अप्रूव किया, इस वाले ने, लास्ट वाले ने इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्रूव किया, इसने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को अप्रूव किया। तो ये हो गया आपकी डाल्टन की थ्योरी। थैंक यू वेरी मच।